नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के बारे में। अगर आप बीए के सेकंड सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट है समाजशास्त्र, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाने वाला है। अगर आप बीए के सेकंड सेमेस्टर में हैं तो सोशियोलॉजी के अंतर्गत आपको सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज के बारे में पढ़ना है। आपको बता दूं कि इसमें हम 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु से हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डीडीयू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का पेपर लिखित होगा, क्लियर हो चुका, तो उसका मैं लिखित वाला ऑलरेडी इसके पहले लेक्चर दे चुका हूँ, आप देखे होंगे। इसके अलावा आपको बता दूं, जैसे कि मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजेपीआरयू बरेली रोहिलखंड, इसके अलावा छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, इन सभी का ऑब्जेक्टिव होगा पेपर। इसके अलावा आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का ऑब्जेक्टिव होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव होगा। इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये सब क्वेश्चन को एकदम से अपने रट लीजिएगा। इससे पहले शुक्ला स्टडी पॉइंट पर एक लेक्चर और पड़ा हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा, और को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीज़ों को बताने का प्रयास करूंगा। यह क्वेश्चन पेपर आपका है। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा जो बच्चे भेजते हैं, थोड़ा सा आपको एचडी क्वालिटी कम होती है, और जो मेरे पास का होता है उसमें एचडी मतलब फुल क्वालिटी होती है, तो थोड़ा सा डाउन होगी क्वालिटी, इसको लेकर के आप मैनेज कीजिएगा, बाकी सारे पेपर में सही रहती है। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका, कौन सा एक सुमेलित है इनमें से? इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है बेटा? फटाफट से आप बताएंगे। लघु परंपरा की अवधारणा किसने दी है? लघु परंपरा, लिटिल ट्रेडिशन की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की है, आर रेडफील्ड। ये सही सुमेलित है। क्या ये सही सुमेलित है? बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है। रेडफील्ड ने मैक्सिको के गांवों के अध्ययन के आधार पर लघु और महान परंपरा की अवधारणा दी है, ये बात ध्यान रखें, ये बिल्कुल सही है। सामूहिक चेतना की अवधारणा किसने दी है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। प्रसिद्ध फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम साहब ने सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान कहा समाजशास्त्र को, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया इमाइल दुर्खीम ने। सोशल फैक्ट की बात की इमाइल दुर्खीम ने। इमाइल दुर्खीम वह व्यक्ति जिन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया। दी सोसाइड या ली सोसाइड नाम की पुस्तक भी लिखी इमाइल दुर्खीम साहब ने, यानी यह बात भी बिल्कुल सही है। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की बात किसने करी? चार्ल्स कूले साहब ने करी, ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी कि चार्ल्स कूले ने 1909 में एक पुस्तक लिखी अपनी, उस पुस्तक का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक में मनुष्य के समूहों को दो भागों में बांटा। पहला है प्राथमिक समूह और दूसरा है द्वितीयक समूह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी ये सही, ये तीनों कथन जो है सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आपके तैयार हुए दोस्तों। लघु परंपरा की अवधारणा किसने दी है? तो आर रेडफील्ड यानी रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। सामूहिक चेतना की अवधारणा इमाइल दुर्खीम ने दी है। प्राथमिक समूह की अवधारणा और द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में समूह किसने बांटा? चार्ल्स कूले ने बांटा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन नाम की पुस्तक किसने लिखी है? चार्ल्स कूले ने। कब प्रकाशित हुई? 1909 में, ठीक है। दुर्खीम कहाँ के समाजशास्त्री हैं? फ्रांस के समाजशास्त्री हैं, ठीक है। दी सोसाइटी नाम की पुस्तक किसने लिखी? इमाइल दुर्खीम ने लिखी। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ऐसे ही चीजों को मैं बताते हुए आगे बढ़ूंगा। दूसरा क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक को लिखा किसने बेटा? इस पुस्तक को लिखा बेस्टर मार्क ने। किसने लिखा है? बेस्टर मार्क। बेस्टर मार्क से एक कथन और प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि एक विवाह ही विवाह का सर्वोत्तम रूप था, है और रहेगा। कथन किसका है? तो रॉबर्ट बेस्टर मार्क का है, एडवर्ड एडवर्ड बेस्टर मार्क का है। ये जो है पुस्तक बड़ी फेमस है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, यानी कि मनुष्य की शादी को लेकर के इन्होंने बहुत ही जबरदस्त पुस्तक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ठीक है। तो ये बेस्टर मार्क की पुस्तक है, और कहा कि एक विवाह जो है विवाह का सर्वोत्तम रूप था, है और रहेगा, ठीक है। मोनोगोमी पर बड़ा काम किया है इन्होंने, मोनोगेमी पर। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। वहीं पर कार्ल मार्क्स की बात की तो वर्ग संघर्ष की विचारधारा देते हैं ये। मैक्स वेबर ने सत्ता की अवधारणा दी है। सत्ता को 3 भागों में बांटा, करिश्माई सत्ता, वैज्ञानिक सत्ता और पारंपरिक सत्ता, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा दास कैपिटल नाम की पुस्तक भी कार्ल मार्क्स ने लिखी है, क्लियर। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से विवाह को क्या कहेंगे? विवाह को एक धार्मिक संस्कार कहेंगे या संस्था कहेंगे? देखिए, विवाह धार्मिक संस्कार भी है हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार अगर देखें तो,
और जन्म जन्मांतर का बंधन भी है, ठीक है। और सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो विवाह एक ऐसी संस्था होती है जो परिवार का निर्माण करती है, या एक व्यक्ति, एक पुरुष और एक स्त्री को एक साथ रहने के लिए एक वैध तरीका बताती है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन आपका आ चुका है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, बताएंगे। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, इस पुस्तक को लिखा किसने बेटा? इस पुस्तक को लिखा डॉक्टर के एम कपाड़िया साहब ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर के एम कपाड़िया जो है भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। उन्होंने इस पुस्तक में भारतीय संदर्भ में विवाह और परिवार के बदलते स्वरूपों के बारे में विस्तार से बताया हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, विवाह का उद्देश्य क्या है? विवाह का उद्देश्य होता है यौन संतुष्टि, पुत्र प्राप्ति और धार्मिक कार्यों की पूर्ति। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। इसी को रति भी कह सकते हैं, ठीक है। यौन संतुष्टि को रति भी कह सकते हैं, पुत्र प्राप्ति और धार्मिक कार्यों की पूर्ति, चूंकि पितृ ऋण जो होता है बिना पुत्र के नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ये सारे उद्देश्य होते विवाह के। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। प्रश्न है, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रशस्त विवाह का सही क्रम क्या है? प्रशस्त विवाह, प्रशस्त विवाह का सही क्रम की अगर बात की जाए, इनमें से ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये सही क्रम है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ये 4 विवाह जो है समाज की दृष्टि से मान्य थे। वैसे प्रसिद्ध हिंदू धर्म ग्रंथों में अगर देखेंगे तो 8 प्रकार के विवाह बताए गए, जिनमें से ये 4 विवाह जो है अच्छे माने गए हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ठीक है। प्रशस्त माने श्रेष्ठ विवाह, तो ये 4 विवाह श्रेष्ठ बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह पहला विवाह है सबसे अच्छा, फिर दैव विवाह, फिर आर्ष विवाह, फिर प्रजापत्य विवाह, ठीक है। बाकी 4 विवाह जो हैं बाकी के वो असुर विवाह, मतलब कि वो 4 विवाह नेगलेक्ट है, समाज की दृष्टि से बिल्कुल बेकार है, यानी उनको नहीं करता है, समाज वैधता नहीं देता। जैसे कि असुर विवाह हो गया, ठीक है, असुर विवाह हो गया, ठीक है, राक्षस विवाह हो गया, ठीक है, गंधर्व विवाह हो गया और पैशाच विवाह हो गया। गंधर्व विवाह आजकल जो लव मैरिज होती है उसी को गंधर्व विवाह कहते हैं, समाज इसको भी नहीं मानता, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया है कि विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था है, बताएं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया कि विवाह जो होती है, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था होती है, इसको मैरिल ने माना है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैरिल ने कहा, सी ऑप्शन। मैरिल के अनुसार विवाह वह सामाजिक व्यवस्था या संस्था होती है जिसके माध्यम से समाज स्त्री पुरुष को एक साथ रहने और परिवार बनाने की अनुमति देता है। विवाह से पहले एक स्त्री एक पुरुष एक साथ एक कमरे में नहीं सो सकते हैं, लेकिन विवाह के बाद समाज ही उनको भेजता है कि आप जाइए, ठीक है। ये एक प्रकार से विवाह संस्था का रूप होता है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आपको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करनी है, आपको तमाम सारे क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन प्राप्त करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन पेपर रहेगा उसके नीचे सोल्यूशन भी लगा रहेगा इसका, तो ये आपको पीडीएफ जो होगी प्रैक्टिस सेट की मिलनी है, ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत बेस्ट है, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। कई सारे 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का, सभी सब्जेक्ट का और लिखने वाला भी आप प्राप्त कर सकते हैं। 9984 039 139 पर आप SMS कर दीजिएगा। 100 रुपये फीस लगेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। मात्र 100 रुपये फीस आपके लिए रखा गया है। इसी 100 रुपये फीस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इस आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। जैसे आप फीस जमा करेंगे, आपको आपको जैसे फीस आप जमा करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि आपको सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपको ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिंदी का, हिस्ट्री का, संस्कृत का, ठीक है, सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, सभी का आपको नोट्स मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ में को करिकुलर कोर्स का आपको मिलेगा, यानी को करिकुलर कोर्स के लिए बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। को करिकुलर कोर्स के लिए पूरा तैयारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो को करिकुलर परीक्षाओं की 10 प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी, चाहे उसमें ह्यूमन वैल्यूज, एनवायरमेंटल स्टडीज शामिल हो, चाहे फर्स्ट एड एंड हेल्थ, चाहे फूड न्यूट्रिशन हो, चाहे आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ हो, मतलब चाहे आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा हो, कुछ भी हो आपको मिलेगा को करिकुलर वाला भी, ठीक है। तो आप SMS कीजिए, जो देर ना करें और जुड़ जाए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि पिछले साल परीक्षा में पूछे गए 2025 का क्वेश्चन पेपर है, 2026-27 के मॉडल पेपर के तौर पर आप इसको देख रहे हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा या राज्यों की विधानसभाओं में स्थान सुरक्षित करता है, बताएं। भारत की अनुसूचित, 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करे बेटा,
8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभाओं की राज्यों की विधानसभाओं में स्थान सुरक्षित करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 और 332 जो है इसको दिखाते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया नहीं गया है। लोकसभा में 330 और विधानसभा में 332 ये एक प्रकार से करवाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 334 जो होता है इन आरक्षणों की समय सीमा जो होता है वो से संबंधित है, इसीलिए एक प्रकार से 334 इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 9 नंबर प्रश्न है। जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा दी है चार्ल्स कूले साहब ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। चार्ल्स कूले कहते हैं जाति की परिभाषा को देते हुए कि जाति एक बंद प्रकृति है, क्लोज्ड नेचर है, यानी कि इसमें अगर आप जिस जाति में पैदा हो गए उसी में आप हमेशा रहेंगे, बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, जाति एक जन्मजात व्यवस्था होती है, आनुवंशिकता पर आधारित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न अगला आ चुका है आपका 10 नंबर। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं रॉबर्ट नेस्फील्ड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाति व्यवस्था को लेकर के इनका मानना था नेस्फील्ड का कि कार्य ही जाति का एकमात्र आधार है, ये कथन इनका है। ठीक है, ठीक है। उनके अनुसार जो लोग पवित्र कार्य करते हैं वो उच्च जाति के लोग होते हैं और जो निम्न या अपवित्र कार्य करते हैं वो निम्न जाति के कहे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। भारत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचारों की रोकथाम कानून किस वर्ष से लागू किया गया, बताएंगे। 11 नंबर प्रश्न आपका फटाफट से आ चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है कि भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर के जो कानून बनाया गया रोकथाम के लिए, अत्याचारों की रोकथाम के लिए, वो किस वर्ष से लागू हुआ है? तो 1989 से लागू हुआ SC/ST एक्ट 1989। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसे दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए 11 सितंबर की डेट को 1989 को पारित किया गया था और 30 जनवरी की डेट को 1990 में ये लागू यानी प्रभावी रूप से लागू हो गया था। ठीक है, तो ये एक प्रकार से 1989 के लिए ही पूछा गया है, चूंकि 1990 में 30 जनवरी को लागू हुआ था। ठीक है, तो 89 ही करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। केंद्र सरकार के द्वारा खुली प्रतियोगिता से होने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों के लिए कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित किए गए हैं? 12 नंबर। तो केंद्र सरकार द्वारा खुली प्रतियोगिता से होने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों यानी ST के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 7.5% स्थान जो है सुरक्षित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7.5%। ठीक है, SC कैटेगरी के लिए 15% का आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण की व्यवस्था की गई है और OBC के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन से सन 1953 ईस्वी में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1953 में जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे स्वयं काका कालेलकर जी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 29 जनवरी 1953 को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। उसकी अध्यक्षता करी थी किसने? काका कालेलकर साहब ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, इसीलिए इस आयोग को काका कालेलकर आयोग कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देख 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर क्वेश्चन से आप दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जननांकिकी का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ डेमोक्रेसी या सॉरी डेमोग्राफी, फादर ऑफ डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं किसको? TR माल्थस को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि पर महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे। हालांकि जॉन ग्रांट को भी जननांकिकी का पिता कहा जाता है, जॉन ग्रांट को। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, माल्थस ने जनसंख्या को लेकर के काफ़ी काम किया है। इन्होंने कहा कि जनसंख्या गणितीय और खाद्य आपूर्ति के बीच संबंध मतलब कि जो है, माल्थस ने क्या कहा कि जनसंख्या जो होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, जबकि जो उत्पत्ति के साधन है, उत्पादन के साधन है, वो समानांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जैसे जनसंख्या आज 1 है, कल 2 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, फिर 16 हो जाएगी, फिर 32 हो जाएगी। लेकिन उत्पत्ति के साधन जो हैं, जैसे मोटरसाइकिल आज 1 है, कल 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6, इस तरीके से बनेगी। ठीक है, उत्पत्ति के साधन आज ऐसे होंगे, इस तरीके से बनेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन से कैनन के द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या के सिद्धांत का क्या नाम है? कैनन ने अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत दिया, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एडविन कैनन पूरा नाम है। इन्होंने सिद्धांत दिया अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत और कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या वह बिंदु है जहां प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है
और माल्थस के निराशावादी सिद्धांत के विपरीत एक सकारात्मक दृष्टिकोण की परिभाषा भाई साहब कैनन ने दी है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नांकित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता की जो दर है सबसे कम है, बहुत ज़्यादा कम है? तो बिहार में आपको सबसे ज़्यादा कम साक्षरता मिलेगी, सबसे अधिक साक्षरता आपको मिलेगी केरल में। ठीक है, अगर 2011 की जनगणना उठा करके देखेंगे तो बिहार भारत का सबसे कम साक्षरता यानी पढ़ा लिखा राज्य है। जो लोग पढ़े हैं बहुत पढ़े हैं, जो लोग नहीं पढ़े बिल्कुल पढ़े नहीं, घसीटे हुआ हैं। ठीक है, लगभग में 61.8% लोग जो है वो निरक्षर हैं बिहार में। ठीक है, सबसे ज़्यादा। केरल सबसे ज़्यादा अधिक साक्षरता वाला राज्य है। ठीक है, 94 से कुछ जो है उसमें साक्षरता है। साक्षरता मतलब होता है पढ़े लिखे लोग हैं उससे। अगला क्वेश्चन से 21 नंबर देखिए, 17, 18, 19, 20 वाला पेपर जो है वो गायब हो गया, मुझे नहीं मिला है। 21 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट मिला, तो 21 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन आपका चूंकि इसके बाद में एक भी पर्चा मतलब 4 क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे, बाकी सारे दिखेंगे। 17, 18, 19, 20। ठीक है, समाजशास्त्र का जन्मदाता कौन है? अगस्त काम्टे भाई साहब को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। फ्रांस के निवासी थे आप और बहुत बड़े विद्वान हैं ये। इन्होंने समाजशास्त्र को पहली बार सोशियोलॉजी शब्द करके संबोधित किया था। अच्छा, एक मजेदार बात ये भी है कि सोशियोलॉजी से पहले भी इसको किसी नाम से जानते थे, वह नाम भी भाई साहब ने ही दिया था, अगस्त काम्टे ने जी ने ही दिया था। अगस्त काम्टे ने सोशियो फिजिक्स यानी सामाजिक भौतिकी नाम दिया था समाजशास्त्र को, पहले सामाजिक भौतिकी कहते थे। लेकिन क्या हुआ कि 1838 में इनको लगा कि सामाजिक भौतिकी उतना परफेक्ट नाम इसका नहीं है, इसीलिए 1838 में भाई साहब के दिमाग में आया कि सामाजिक भौतिकी के स्थान पर सोशियो फिजिक्स के स्थान पर इसको हम कह दें, क्या कह दें, इसको हम सोशियोलॉजी कह दें। तो इन्होंने सोशियोलॉजी शब्द कह दिया। सोशियस और लोगस लैटिन और ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं जिनसे मिलकर के समाजशास्त्र का निर्माण हुआ। चले 22 नंबर क्वेश्चन से, पर संस्कृति ग्रहण। पर माने होता है दूसरे की संस्कृति माने कल्चर को, और करण माने होता है ग्रहण करना। दूसरी की संस्कृति को ग्रहण करना ही पर संस्कृति ग्रहण कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। दूसरी संस्कृति के गुण को ग्रहण करना पर संस्कृतिकरण कहलाता है। यानी जब दो अलग अलग संस्कृतियों के समूह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक समूह दूसरे समूह की सांस्कृतिक विशेषताओं को अपना लेता है तो उसको पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। इसमें अपनी मूल संस्कृति पूरी तरह से खत्म नहीं होती है, लेकिन उसमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन और अच्छा, एक इसी विपरीत होती है सातवीं कर्ण की अवधारणा। सातवीं कर्ण जो होती है उसमें क्या होता है, ए संस्कृति एक है, एक बी संस्कृति है। इन दोनों के मिल जाने से एक तीसरी संस्कृति बन जाती है सी संस्कृति, और दोनों अपनी अपनी संस्कृति को छोड़ करके सी संस्कृति को अपना लेते हैं, वो होता है सातवीं कर्ण। जबकि पर संस्कृति गण में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की संस्कृति को अपनाता है, ए बी को अपना लेता है, बी ए को अपना लेता है, लेकिन एक दूसरे की तभी मूल स्थिति बनी रहती है। बस कुछ चीज़ों को ही शामिल करते हैं, लेकिन सातवीं कर्ण में सब कुछ बदल जाता है पूरा, उसकी भी खत्म और उसकी भी खत्म, एक नई संस्कृति जन्म ले लेती है। 23 नंबर क्वेश्चन से, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है या आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? ये ईबी टाइलर का कथन है, एडवर्ड टाइलर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने इसको कहा था, जीववाद की अवधारणा दी है, उसी जीववाद की अवधारणा के दौरान इन्होंने धर्म की अवधारणा देते हुए कहा था। 24 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता वर्तमान में नगर और गांव दोनों में सामान्य सी बात है? तो गांव और नगर में दोनों में गतिशीलता जो है, मोबिलिटी जो होती है, आधुनिक समय में संचार और परिवहन के साधनों की वजह से गांवों और शहरों दोनों में सामाजिक और भौगोलिक गतिशीलता यानी मोबिलिटी आपको देखने को मिलती है। अब ग्रामीण लोग भी काम के लिए बाहर जाते हैं और उनकी जीवन शैली बदल रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी कर, शहरों में लोग ऐसा करते हैं और गाँव में भी करते हैं, दोनों में विशेषता सेम है। 25 नंबर क्वेश्चन से, जो नगर गांव की बाहरी सीमा पर स्थित है उन्हें क्या कहते हैं? तो जो गांव नगर की बाहरी सीमा पर स्थित है दोस्तों, उसको हम लोग उपनगरीय ग्राम सब अर्बन विलेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपनगरीय ग्राम कहते हैं। ठीक है, वे बात ध्यान रखेंगे। वे ये गांव होते हैं वे जो शहर के विस्तार के कारण से उसकी जो परिधि है, बाउंड्री है, उस पर आ जाते हैं, और यहाँ ग्रामीण और नगर दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, इसलिए उनको हम उपनगरीय ग्राम कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। यह किसने कहा कि ग्राम और नगर गांव मतलब नगर और ग्राम में केवल एक मात्रा का अंतर है? किसने कहा था ग्राम और नगर में केवल एक मात्रा का अंतर है? इसको कहा था पीटरिम सोरोकिन ने। पीटरिम सोरोकिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीटरिम सोरोकिन ने कहा था, ये बात ध्यान रखेंगे। और जिम्मरमैन का भी कथन कभी कभी सामने आ जाता है, ग्रामीण और नगरीय समुदायों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं, बल्कि एक केवल घनत्व, व्यवसाय और विभिन्नता की मात्रा का ही अंतर है, ऐसा बताया था पीटरिम सोरोकिन साहब ने। अगला क्वेश्चन से 27 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से किस एक आधार पर धार्मिक विश्वास का संबंध होता है? 27 नंबर, तो वैचारिकी आइडियोलॉजी पर होता है, बिल्कुल इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
वैचारिकी पर होता है। ठीक है, धार्मिक विश्वास मुख्य रूप से विचारों पर, मूल्यों पर, विचारधारा पर टिके होते हैं। जो जीवन के जीने का ढंग होता है, पवित्र अपवित्र के बीच में अंतर को तय करते हैं। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से किस एक समाजशास्त्री ने अरुंटा जनजाति के धार्मिक विश्वासों के रूप में टोटमवाद की विवेचना करी थी? तो टोटम आपसे ऑब्जेक्टिव में केवल छोटा प्रश्न भी पूछ सकते हो, टोटमवाद की उदाहरण किसने दी है? तो इमाम दुर्खीम ने दी है। आपसे पूछेगा कि अरुंटा जनजाति का अध्ययन किसने किया? तो इमाम दुर्खीम ने किया। इमाम दुर्खीम की एक पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। इस पुस्तक में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक जनजाति है अरुंटा जनजाति, उसका अध्ययन किया इमाम दुर्खीम ने, और बताया कि धर्म का मूल आधार टोटम यानी एक पवित्र प्रतीक होता है। डी ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों की संख्या भारत में सबसे अधिक है? तो हिंदू धर्म की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है भारत में। हिंदू धर्म, किस धर्म के अनुयायियों की संख्या भारत में सबसे कम है? अच्छा, सबसे कम पूछी गई है। सबसे अधिक हिंदू धर्म है और सबसे कम ईसाई धर्म है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ईसाई अल्पसंख्यक भारत में, बिल्कुल ठीक है। बाकी हिंदू, सिख, इस्लाम ये सब भरपूर मात्रा में आपको दिखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। कार्ल मार्क्स ने विभिन्न युगों में उत्पादन की शक्तियों में होने वाले परिवर्तन को किस उपागम के आधार पर स्पष्ट किया? 30 नंबर, कार्ल मार्क्स ने उत्पादन की शक्तियों में होने वाले परिवर्तन को किस उपागम के आधार पर स्पष्ट किया है? तो ऐतिहासिक उपागम के आधार पर, हिस्टोरिकल मेटरलिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा दी है। सिद्धांत दिया क्या? ऐतिहासिक भौतिकवाद। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे उत्पादन के साधनों में बदलाव आता है, समाज की पूरी संरचना दास प्रथा से सामंतवाद और फिर पूंजीवाद में बदल जाती है। ये सिस्टम चलता रहता है। वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी कार्ल मार्क्स ने। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम का लेख भी लिखा, 1848 में प्रकाशित भी हुआ। 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज वैज्ञानिक ने भारत की ग्रामीण परंपराओं को लघु तथा बृहद परंपरा जैसे दो भागों में बांटा? पहला क्वेश्चन याद कीजिए दोस्तों, रॉबर्ट रेडफील्ड, बिल्कुल राइट आंसर आपका लग गया। रेडफील्ड ने बताया कि गांव की स्थानीय अशिक्षित परंपराएं लघु होती हैं, छोटी होती हैं, जबकि शास्त्रों और सभ्यता से जुड़ी व्यापक परंपराएं बृहद परंपराएं कहलाती हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे समूह 32 नंबर, फटाफट से आप बताने 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 32 नंबर का प्रश्न कौन बताएगा? 32 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा? बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न यह किसने कहा कि स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे समूह को एक जनजाति कहा जाता है जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो, इसको हम जनजाति कहते हैं। ऐसा कथन किसका है? ये कथन था दोस्तों किसका? हॉवेल नाम के एक विद्वान है, उन्होंने जनजाति की पहचान के लिए भौगोलिक एकता, भाषाई एकता और सांस्कृतिक समरूपता को अनिवार्य तत्व माना। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा, हॉवेल। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि व्यक्तियों के उस समूह को हम जनजाति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो एक सामान्य भाषा बोलते हैं, एक समान भूभाग में रहता है तथा समरूप संस्कृति विशेषताओं को प्रदर्शित करता है? सेम वही परिभाषा या थोड़ा सा उससे अलग परिभाषा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, एक थोड़ी उससे अलग परिभाषा इसको दिया था पिडिंगटन महोदय ने। पिंडिंगटन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। राल्फ पिंडिंगटन पूरा नाम है। एक विशिष्ट सांस्कृतिक और क्षेत्रीय इकाई के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका, किसने कहा कि जब एक वर्ग पूर्णता वंशानुक्रम पर आधारित होता तब उसको हम जाति कहते हैं? किसने कहा था? जब एक वर्ग पूर्णता वंशानुक्रम पर आधारित होता तब उसको हम जाति कहते हैं। 34 नंबर, यह परिभाषा किसने दी? चार्ल्स कूले ने, अभी आपने ऊपर समझा था। रिपीटेड क्वेश्चन से चार्ल्स कूले, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध कथन है ये। 35 नंबर क्वेश्चन से, कौन सा सुमेलित है इनमें से, कौन सा सही सुमेलित है? देखें, देखिए एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी है? गुरनार मेल्डल की। ये बड़ा फेमस प्रश्न है, परीक्षा में हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता है। अभी से एक प्रश्न ये भी तैयार हो गया, ये सही है। त्रिस्तरीय नियम किसने दिया? अगस्त काम्टे ने त्रिस्तरीय दिया, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था से लेकर के मध्यकालीन अवस्था, फिर आधुनिक अवस्था, जो मनुष्य की मतलब की जो समाज के विकास को लेकर के दी है, अगस्त काम्टे साहब ने दी है। विज्ञानों का संसरण का सिद्धांत अगस्त काम्टे ने दिया है। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रभु जात की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। संस्कृतिकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा, ये सब एम.एन. श्रीनिवास साहब ने दी है। ठीक है, ये बात, तीनों बातें बिल्कुल सही है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? डोमिनेंट कास्ट की बात किसने करी है? एम.एन. श्रीनिवास ने। लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस अगस्त काम्टे। एशियन ड्रामा गुरनार मेल्डल की पुस्तक, बिल्कुल डी ऑप्शन ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर होगा।
36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, एकाकी परिवार प्रणाली में क्या सही है इनमें से? एकाकी यानी न्यूक्लियर फैमिली में क्या सही है इनमें से? देखिए, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे मिलकर के निर्माण करते हैं एकाकी परिवार का, न्यूक्लियर फैमिली का, जिसमें केवल 2 पीढ़ियाँ रहती, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। 37 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के कितने प्रकार होते हैं? हिंदू विवाह शुरुआत में ही मैंने बताया था 8 प्रकार होता है हिंदू विवाह का, ठीक है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह बताए गए, 4 प्रकार के विवाह मान्य थे और 4 प्रकार के विवाह मान्य अमान्य थे। ब्रह्म, दैव, आर्स और प्रजापात, ये 4 विवाह मान्य थे, जबकि राक्षस, असुर, पैशाच और गंधर्व, ये 4 विवाह अमान्य थे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक नहीं है? संयुक्त परिवार के लिए क्या आवश्यक नहीं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संयुक्त परिवार के लिए देखिए, संपत्ति का होना बहुत आवश्यक है। संयुक्त परिवार के लिए धर्म का होना भी आवश्यक है, ठीक है। वर्ग का होना भी आवश्यक है। कार्य का होना आवश्यक नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, ठीक है। संयुक्त परिवार में संपत्ति, धर्म और रसोई और सहवास सब सामान्य होते हैं, लेकिन सभी सदस्यों का एक ही कार्य या व्यवसाय में होना अनिवार्य नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन से, कौन सा परिवार पीढ़ियों की गहराई के नाम से जाना जाता है? बताएं। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ी, 4-5 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, संयुक्त परिवार, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। जबकि एकाकी परिवार में केवल 2 पीढ़ी के लोग रहते हैं, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चों मिलकर के न्यूक्लियर फैमिली यानी केंद्रीय परिवार बनाते हैं। शहरों में केंद्रीय परिवार ही पाए जाते हैं, गाँव में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दी है? बताएं। टोटल इंस्टीट्यूशन, संपूर्ण संस्था की अवधारणा दी है इरविंग गॉफमैन नाम के एक विद्वान है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, इन्होंने दी है, ठीक है। गॉफमैन ने जेल, मानसिक अस्पताल और मठ जैसे स्थानों के लिए जो है संपूर्ण संस्था शब्द का प्रयोग किया, जहां रहने वाले लोग बाहरी दुनिया से कट करके एक बंद और नियंत्रित वातावरण में रहते हैं, उसी को कहा संपूर्ण संस्था। जहां पर उनको जो है जैसे मेंटल हॉस्पिटल हो गया, जैसे जेल हो गया, जैसे मठ हो गया, वहां से अंदर ही सब कुछ हो जाता है, बाहर की दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं होता, ऐसे को संपूर्ण संस्था है वो। 41 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है? समुदाय यानी कम्युनिटी की विशेषता क्या नहीं है? सामान्य जीवन व्यतीत करते, बिल्कुल करते हैं। निश्चित भूभाग में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। सामुदायिक भावना भी समुदाय में होती है, बिल्कुल होती है, यानी तीनों विशेषताएं बिल्कुल हैं। ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती है, ये समिति की विशेषता है, ऐच्छिक सदस्यता। समुदाय में आप जन्म से ही होते हैं, आप बदल नहीं सकते समुदाय को। समुदाय में सदस्यता जो होती है वो अनैच्छिक होती है, ठीक है, वो प्राकृतिक होती है, ऐच्छिक नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी, ये विशेषता नहीं है समुदाय की। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, कार्य प्रणाली का स्थापित रूप को क्या कहते हैं? कार्य प्रणाली का स्थापित रूप को कहते हैं, कार्य प्रणाली के स्थापित रूप को। 42 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 42, 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताएंगे, बताएंगे। कार्य प्रणाली का स्थापित रूप को हम लोग संस्था कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संस्था जो होती है, नियमों और कार्य प्रणालियों के उस समूह को संस्था कहते हैं जो समाज के द्वारा मान्य होते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, मानव समाज एवं पशु समाज में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण अंतर है? मानव समाज और पशु समाज में संस्कृति का अंतर है, कल्चर का अंतर है, बस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, यह कथन किसका है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे प्रश्न परीक्षा में 100 to 100% आने वाले, बात आप ध्यान रखेंगे। किसी भी विश्वविद्यालय के, किसी भी यूनिवर्सिटी के, किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़िए खूब दबा करके, 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपके परीक्षा में हमेशा आएगा। को करिकुलर मास्टर चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह कथन किसका? 44 नंबर बताएंगे। मैकाइवर पेज का कथन है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैकाइवर पेज के अनुसार समिति व्यक्तियों का समूह है, जबकि संस्था नियमों की व्यवस्था है। आप समूह के सदस्य बन सकते हैं, नियमों के नहीं, ठीक है, इसीलिए कहा गया कथन। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है, सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? सोसाइटी पुस्तक को लिखा मैकाइवर और पेज साहब ने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन एनालिसिस, ये समाजशास्त्र की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसको लिखा है एम मैकाइवर और सी एच पेज नाम के विद्वानों ने, ठीक है। अगला 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त होता है, कथन किसका है? समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त होता है, यह कथन रॉबर्ट रेडफील्ड का है, ठीक है। रेडफील्ड, ठीक है, सॉरी आर बी स्टीड, ठीक है, रॉबर्ट बी स्टीड का है, उन्होंने इस कथन को कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास, यह कथन किसका है? यह कथन कॉम्टे का है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगस्त कॉम्टे का है। हालांकि कभी कभी आप देखते हैं
जी हावर्ड का नाम भी इसमें, जी.एफ. हावर्ड का भी नाम इसमें सामने आता है, ठीक है, जी हावर्ड। लेकिन हमेशा प्राथमिकता अगस्त काम्टे को दी जाता है, ठीक है। तो जी.एफ. हावर्ड भी इसका हो सकता है और काम्टे भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं, कथन किसका है? समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं, इसको कहा था क्रोबर नाम के एक विद्वान, उन्होंने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो, क्रोबर ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 49 नंबर प्रश्न है, समाजशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो समाजशास्त्र शब्द बेटा किस भाषा से लिया गया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा? 49 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, बताएंगे सभी लोग, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? समाजशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया? लैटिन और ग्रीक भाषा। सोशियस शब्द लैटिन भाषा का है और ग्रीक भाषा का है आपका लोगा शब्द, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, समाजशास्त्र सर्वप्रथम सर्वप्रथम समाजशास्त्र के लिए अगस्त काम्टे ने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था, सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन बाद में उन्होंने सोशियोलॉजी इसके स्थान पर रखा 1838 में, इसीलिए उनको समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र विषय को प्रारंभ किया था? तो भारत में सर्वप्रथम जो है समाजशास्त्र का अध्ययन जो प्रारंभ किया था, किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया था? मुंबई विश्वविद्यालय। मुंबई विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। कब शुरू हुआ था? 1914 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई और 1919 में पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में इसका अलग विभाग भी बना दिया गया था, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में पूछेगा तो लखनऊ विश्वविद्यालय लगा दीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित परिस्थिति का बोध कराता है? अर्जित परिस्थिति मतलब होता है अपने दम पर, अर्जित परिस्थिति का बोध कराता है। अर्जित परिस्थिति मतलब क्या होता है? अपने दम पर, ठीक है। देखिए, अब जाति आपकी आपकी अर्जित नहीं है, ये आपकी कैसी परिस्थिति? जाति जो होती बेटा, प्रदत्त परिस्थिति जो होती है वो आपकी क्या होती है? जन्म से मिलती है, जैसे जाति हो गया, लिंग हो गया, या आपकी प्रदत्त परिस्थिति। जबकि अर्जित परिस्थिति जो होती है आपकी मेहनत के दम पर आपको मिलती है, जैसे प्रोफेसर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट, प्रोफेसर जो होता है अर्जित परिस्थिति है। तो 52 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 52 नंबर, 52 का करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। 52 का ए ऑप्शन लग जाएगा, ठीक है। 52 का ए ऑप्शन लगा दीजिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, धर्म की भूमिका बताएं। 53 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास। 53 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा? धर्म की भूमिका इनमें से, विपत्ति में लोगों का साहस प्रदान करना, बिल्कुल। व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट लाना, पवित्र आचरण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, 53 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, शिक्षा का महत्व इनमें से क्या है? मनोवृत्तियों में सुधार करता शिक्षा, बिल्कुल करता है। बौद्धिक विकास करना और समाजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करना, ये तीनों काम शिक्षा का ही होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 55 नंबर प्रश्न आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कल्चरल लैग। कल्चरल लैग का सिद्धांत प्रस्तुत किया आगबर्न महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियम आगबर्न की एक पुस्तक है सोशल चेंज। सोशल चेंज पुस्तक प्रकाशित हुई 1922 में। उसी पुस्तक में उन्होंने बताया कि जो है संस्कृति दो प्रकार की होती है, एक होती भौतिक संस्कृति और एक होती अभौतिक संस्कृति। तो जब भौतिक संस्कृति क्या होती है, जैसे मशीन, तकनीक, ये टेक्नोलॉजी, ये सब भौतिक संस्कृति का अंग है, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। अभौतिक संस्कृति क्या है बेटा? अभौतिक संस्कृति जिसको आप देख नहीं सकते, जैसे आपके विचार, आपका धर्म, आपका विश्वास, मूल्य, रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियां, ये सब आपके अभौतिक संस्कृति हैं। तो भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तीव्र गति से होता है, जैसे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है, मशीन बड़ी बड़ी नई तीव्र गति से बढ़ती हैं, लेकिन हमारे विचार उस हिसाब से नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी अंतर को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है कि भौतिक संस्कृति आगे निकल गई, अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। 56 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 56 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता नहीं है? बताएं, संस्कृति की एक विशेषता कौन सी नहीं? 56 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 56 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 56 नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 56 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 56 नंबर प्रश्न आपका बताने का प्रयास, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता नहीं है? संस्कृति में अनुकूलनशीलता नहीं होती है, ठीक है।
संस्कृति आदर्शात्मक होती, बिल्कुल होती है। संस्कृति सीखी गई योग्यता होती है। संस्कृति संपूर्ण सामाजिक विरासत है। ये तीनों विशेषताएं संस्कृति की होती हैं। जबकि संस्कृति में अनुकूलनशीलता नहीं होती है, ऐसा नहीं है। संस्कृति में अनुकूलनशीलता होती है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, ठीक है, तो अनुकूलनशीलता बिल्कुल होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस भाग में पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? वैसे तो भाग 15 में, भाग 16 में भी किया गया है, ठीक है, लेकिन भाग 15 भी लगा देंगे क्योंकि ऑप्शन में भाग 15 ही दिया है, बी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 58 नंबर क्वेश्चन से, द्विज जातियों के अंतर्गत आते हैं। द्विज जाति मतलब कि उच्च जातियां, बड़ी जातियां। वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये द्विज जाति होती है जो यज्ञोपवीत धारण करती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिनका 2 बार जन्म होता है, पहला जन्म भौतिक होता है, दूसरा इनका जन्म होता है कब, जो है जब इनका उपनयन संस्कार होता है। द्विज जाति इनको क्यों कहते हैं? द्विज जाति इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जन्म 2 बार होता है। एक तो इनका जन्म माता के गर्भ से होता है, दूसरा इनका जब उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार मतलब क्या होता है? यज्ञोपवीत धारण करते ही। उपनयन संस्कार के दौरान इनका दोबारा जन्म होता है, ठीक है, ये बात ध्यान। जैसे यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुख शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। उपनयन संस्कार के बाद में आध्यात्मिक जन्म होता है व्यक्ति का, तो वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण इन तीनों का यज्ञोपवीत हो जाता है। इसीलिए इनको युग जो है द्विज जाति कहते हैं। एम एन श्रीनिवास ने इन्हीं को प्रभु जाति कहा है। पिछड़े वर्गों की सदस्यता निर्धारित होती है किससे? पिछड़े वर्गों की सदस्यता जो होती है वो खाद्य पदार्थों से, व्यवसाय से, जन्म से, आवास से। बताएं 59 नंबर को प्रश्न, करेक्ट आंसर क्या? 59 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 59 नंबर। पिछड़े वर्गों की सदस्यता जो होती है जन्म से डिसाइड होती है। ओबीसी, ओबीसी जिनको निर्धारित कर दिया उनके बच्चे ओबीसी कैटेगरी में ही आएंगे, अदर बैकवर्ड कास्ट में ही आएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति की विशेषता नहीं है? 60 नंबर, जनजाति की विशेषता कौन सी नहीं है? विस्तृत आकार। देखिए क्षेत्रीय समूह जनजातियों में होता है, बिल्कुल होता है। समान भाषा बोलते हैं, बहिर्विवाह भी होता है जनजातियों में, ठीक है। विस्तृत आकार, इनका जनजाति लार्ज साइज की नहीं थी बल्कि लघु साइज की होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक तत्व इनमें से कौन सा है? 61 नंबर, राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक तत्व है शिक्षा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, शिक्षा, ठीक है। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद, ये तीनों राष्ट्रीय एकीकरण के तत्व नहीं होते हैं, बल्कि शिक्षा जो होती है राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्व है। जबकि जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयवाद ये सब राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व हैं, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, जाति व्यवसाय का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। 62 नंबर, जाति व्यवसाय का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है किसमें? कृषि समाजों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कृषि समाज में जाति व्यवसाय का प्रभाव देखने को आपको मिलता है। जैसे कि आप देखते हैं लुहार हो गए, लोहे का काम करेंगे, कुम्हार जो है लकड़ी का काम करेंगे, ठीक है। या ऐसे ही आप देखते हैं अलग अलग जो है पुश्तैनी व्यवसाय जिनका बना रहता है गाँव वगैरह में। 63 नंबर क्वेश्चन से, घरेलू हिंसा को रोकने का कौन सा उपाय इनमें से सही है? घरेलू हिंसा को रोकने का उपाय इनमें से आपका होगा, दंड की व्यवस्था किया जाए, शिक्षित किया जाए समाज को, और रोजगार की व्यवस्था होगी तो ऐसे काम कम होंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर को उपयुक्त सभी। 64 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, दलितों को महात्मा गांधी ने किस नाम से पुकारा? दलितों को महात्मा गांधी जी ने हरिजन कहा था। हरिजन शब्द गांधी जी ने ही दिया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हरिजन माने होता है ईश्वर की संतान, भगवान का आदमी। 65 नंबर क्वेश्चन है, जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हर्बर्ट रिजले, हर्बर्ट रिजले, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे हुकार्ट और सोनार्ट ने भी जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत दिया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हर्बर्ट रिजले भी इसका हो सकता है और हुकार्ट सोनार्ट भी हो सकता है, दोनों करेक्ट आंसर हो सकते हैं, ए या बी दोनों में से कोई एक हो सकता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें एक सामाजिक स्थिति जीवन भर के लिए निश्चित हो जाती क्या कहलाती? 66 नंबर, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें एक सामाजिक स्थिति जीवन भर के लिए निश्चित हो जाती है क्या कहलाती है? उसको जाति व्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, कास्ट सिस्टम। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, 1927 में बी आर अम्बेडकर ने दलितों के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया था? बताएंगे। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, 67 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। 67 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने 1927 में दलितों के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो डी ऑप्शन, मंदिर प्रवेश संबंधी आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाड़ सत्याग्रह और काला राम मंदिर नासिक में प्रवेश के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन आपका चुका 68 नंबर प्रश्न है, न्याय आंदोलन के नेता कौन थे? 68 नंबर, जस्टिस मूवमेंट के नेता कौन थे?
CN मुदालियर थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। CN मुदालियर मुदालियर जो थे, यह दक्षिण भारत का एक गैर ब्राह्मण आंदोलन था जिसकी स्थापना 1916-17 में TM नायर और CN मुदालियर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक को लिखा है GH मीड साहब ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीड जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के प्रमुख विचारक रहे हैं। उन्होंने इस पुस्तक में बताया कि व्यक्ति का स्व जो होता है, सेल्फ, समाज के साथ बातचीत से विकसित होता है। ठीक, जब वो समाज से बातचीत करता है तो व्यक्ति का स्वतः विकास होता है। 70 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी बेटा? 70 नंबर क्वेश्चन आप बताने का प्रयास। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 70 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी है? हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ आपसे पूछे तो 1862 में इस पुस्तक का प्रकाशन भी हुआ है। अच्छा, हर्बर्ट स्पेंसर ने इस पुस्तक में उद्विकास के सिद्धांत की व्याख्या करी है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हर्बर्ट स्पेंसर ने इसी पुस्तक में कहा कि समाज एक सावयव की भांति काम करता है। एक समाज जो होता है मनुष्य के शरीर की भांति होता है। जिस तरीके से मनुष्य का शरीर जो बना हुआ है विभिन्न अंगों से मिलकर के बना, ऐसे ही जो भारतीय समाज है विभिन्न चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, विभिन्न संस्थाओं से मिलकर के बना हुआ है। 71 नंबर क्वेश्चन है, द प्रेजेंटेशन सेल्फ ऑफ एवरीडे लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ ऑफ एवरीडे लाइफ पुस्तक को लिखा ई गॉफमैन ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इरविंग गॉफमैन पूरा नाम है। नाट्यकला का सिद्धांत इस पुस्तक में दिया गया है और बताया गया है कि लोग समाज में अपना प्रदर्शन कैसे करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, द सेकंड सेक्स पुस्तक किसने लिखी है? द सेकंड सेक्स पुस्तक जो है इसको लिखा गया है, नारीवादी विचारिका है, क्रांतिकारी पुस्तक मानी जाती है नारीवाद के लिए। सिमोन नाम की विचारिका है, सिमोन डी वेवायर, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, ब्यूवोयर, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। इन्होंने कहा, एक कथन का बड़ा फेमस है, स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। यह कथन भी किसका है? सिमोन डी वेवायर का ही है। 73 नंबर क्वेश्चन है, कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट इन इंडिया पुस्तक को लिखा है डॉक्टर GS घुरिये ने। गोविंद सदाशिवराव घुरिये इनका पूरा नाम है। भारतीय समाजशास्त्र के जनक हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 74 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा दोस्तों। 74 नंबर प्रश्न, एम एन श्रीनिवास के अनुसार वर्तमान में भारतीय ग्रामों की सामाजिक आर्थिक संरचना निम्नांकित में से किससे प्रभावित होती है? 74 नंबर, तो एम एन श्रीनिवास के अनुसार वर्तमान में भारतीय ग्रामों की सामाजिक आर्थिक संरचना जो है प्रभु जाति से प्रभावित होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, प्रभु जाति, डोमिनेंट स्टेट कास्ट कहते हैं इसको। प्रभु जाति, एम एन श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा दी है। वह जाति जिसकी गांव में जनसंख्या अधिक हो, जिसके पास जमीन ज़्यादा हो, जिसके पास शक्ति ज़्यादा हो, जिसके पास पॉलिटिकल पावर हो, उसी को प्रभु जाति कहते हैं। ठीक है, इन्हीं प्रभु जाति की बनने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण संस्कृतिकरण कहलाती है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? एम एन श्रीनिवास ने दी। संस्कृतिकरण क्या होता है? प्रभु जाति को बनने वाला की जो है प्रभु जाति के जैसा खान पान पहनावा ओढ़ावा सब कुछ अपना लेते हैं निम्न जाति के लोग, इसीलिए वो जो है वो प्रक्रिया और किस किस मतलब कि लंबे समय तक करते रहते हैं और उसके बाद में वो प्रभु जाति में बदल जाते हैं, बड़ी जाति बन जाते हैं। ये प्रक्रिया ही संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है? बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कौन सी विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है बेटा? तो इनमें से देखिए, परिवारवाद, परंपरावाद और सामाजिक समरसता, ये सब आपको मिलेगा गांव में, जबकि सामाजिक गतिशीलता आपको सोशल मोबिलिटी कम देखने को मिलती है गांव में। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, ये विशेषता नहीं है। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर से संबंधित नहीं है? नगर की विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए, प्रतिस्पर्धा नगरों में खूब होती है, सांस्कृतिक भिन्नताएं भी आपको देखने को मिलती हैं, विकसित प्रौद्योगिकी भी आपको देखने को मिलती है, जबकि अनौपचारिक संबंध जो है गांव में नहीं, मतलब कि शहरों में नहीं बल्कि गांव में देखने को मिलता है। शहरों में कौन सा संबंध होता है? शहरों में आपको औपचारिक संबंध देखने को मिलता है, अनौपचारिक संबंध या प्राथमिक संबंध, ठीक है, गांव में देखने को आपको मिलता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, द कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? द कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक को लिखा है ममफोर्ड ने, लुइस ममफोर्ड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ममफोर्ड की पुस्तक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला 78 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, परंतु किसी भी व्यक्ति ने नगर की कोई संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है? ये परिभाषा किसने दी है? FR बगल ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट, FE बगल, ठीक है।
बर्गेल ने कहा कि नगर की जटिलता को बताते हुए कहा कि नगर की कोई परिभाषा जो है वो स्पष्ट नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, परंतु किसी भी व्यक्ति ने नगर की कोई संतोषजनक परिभाषा अभी तक तो नहीं दी है। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने ग्राम नगरीय समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की है? 79 बताएंगे। ग्रामीण नगरीय समुदाय, रूरल अर्बन कम्युनिटी की अवधारणा डॉक्टर जी एस घुरिये ने दी है, गोविंद सदाशिवराव घुरिये ने दी है। ठीक है, उन्होंने गांव और शहरों के बीच निरंतर संबंधों को स्पष्ट करने के लिए इस अवधारणा की बात करी। अगला प्रश्न 80 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है बेटा, फटाफट से आप देखने का प्रयास। 80 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक किसने लिखी है? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक किसने लिखी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक को लिखा हुआ है इमाइल दुर्खीम ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोशल फैक्ट यानी सामाजिक तथ्य की अवधारणा इसी पुस्तक में दी है और समाज शास्त्र को वैज्ञानिक रूप भी प्रदान किया। 81 नंबर क्वेश्चन है, आज के भारत में विवाह का प्रचलित स्वरूप कौन सा है? आज के भारत में विवाह का मोनोगेमी चल रहा है। मोनोगेमी यानी कि एक विवाह का जो है स्वरूप जो है चल रहा है। एक समय में एक व्यक्ति के एक ही पति या एक ही पत्नी हो सकते हैं भारतीय नियम के अनुसार। 82 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है इनमें से, यानी गलत सुमेलित है? देखिए, सामूहिक चेतना की अवधारणा, सोशल फैक्ट की अवधारणा इमाल दुर्खीम ने दी है, बिल्कुल ठीक बात है। आत्महत्या का सिद्धांत इमाल दुर्खीम ने दिया। जनरीतियां समनर यानी जनरीतियों की यानी फोक बेज की बात कौन करते हैं? फोक बेज नाम की पुस्तक किसने लिखी? ग्राह समनर ने लिखी है, बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, प्रभु जात की अवधारणा जे छट्टन ने नहीं दी है। ठीक है, वर्ग संघर्ष विचारधारा विचारधारा कार्ल मार्क्स की है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? जे छट्टन नहीं, बल्कि प्रभु जाति की अवधारणा एम एन श्रीनिवास ने दी है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा, यही गलत है। ठीक है, अगला 83 नंबर क्वेश्चन आपका चुका। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा गुरनार मिल्डर की पुस्तक है। यह पुस्तक एशिया के देशों विशेष करके गरीब भारत की गरीबी और आर्थिक विकास की समस्याओं पर लिखी गई पुस्तक है गुरनार मिल्डर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 84 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? 84 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास। 84 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहे हैं दोस्तों? 84 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? विसेंट स्मिथ ने लिखी है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, भारतीय इतिहास को पश्चिमी दृष्टिकोण से लिखने का प्रयास किया था इन्होंने। 85 नंबर क्वेश्चन से, जब कोई समुदाय संस्कृति, धर्म, क्षेत्र या भाषा के आधार पर अपने को दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने का प्रयत्न करता है, तब इस भावना को क्या कहते हैं? तब इस भावना को सजातीयता कहते हैं। संजातीयता, सजातीयता, ए ऑप्शन करेक्ट है। निर्जाति केंद्रवाद या सजातीयता एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसमें व्यक्ति अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ और दूसरों की संस्कृति को छोटा या निम्न समझता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 86 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज का संस्थापक कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। सूरदास जी वल्लभाचार्य जो है सूरदास जी के गुरु जी का नाम है। ठीक है, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सूर्य को, मतलब कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखने का। 87 नंबर क्वेश्चन क्या बताएंगे? 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का। 87 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वर्ग संघर्ष की जो है विशेषता किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने दी वर्ग संघर्ष की विचारधारा, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी पवित्र और साधारण धर्म की अवधारणा किसने दी है? इमाम दुर्खिम ने। त्रिस्तरीय नियम अगस्त कामटे का, बिल्कुल ठीक है। प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक एडवर्ड टायलर की है। ये तीनों बातें बिल्कुल सही है, जबकि डी वाला ऑप्शन वर्ग संघर्ष की विचारधारा कार्ल मार्क्स की है, गलत हो जाएगा स्पेंसर। 88 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है इनमें से? देखिए, आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया है? इमाइल दुर्खीम ने दिया, बिल्कुल सही है। सामाजिक क्रिया की बात कौन करते हैं? सामाजिक क्रिया की बात कौन करता है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मैक्स वेबर करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया है, बिल्कुल ठीक बात है। यानी ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, डी ऑप्शन लगा दीजिए, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ से 3 क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाते हैं। सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन की बात किसने करी है? मैक्स वेबर ने। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है। दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी है। वर्ग संघर्ष की विचारधारा कार्ल मार्क्स ने दी है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने लिखा है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब तक का इतिहास, हमारे समाज का इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा, किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। धर्म जनता के लिए अफीम है, किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। ये सब प्रश्न ध्यान रखेंगे, ठीक है, परीक्षा में आते रहते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, कार्ल मार्क्स जो रहा है, इसने क्या कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम का काम करती है।
तो कार्ल मार्क्स ने ये कथन कहा था क्या कि धर्म जो है जनता के लिए किसका काम करती है बेटा, धर्म जनता के लिए अफीम का काम करती है। लेकिन ये कथन बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, ठीक है। ये पश्चिमी सभ्यता के लिए इसने कहा था और पूंजीवाद का बड़ा खिलाफत करता था, ये पूंजीवाद विचारधारा का बड़ा खिलाफत करता था, राजविहीन समाज की बात करता है कार्ल मार्क्स। अच्छा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इसका है क्या? इमानुएल दुर्खिम ने आत्महत्या को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। सोशल फैक्ट की बात, सामाजिक क्रिया की बात मैक्स वेबर करता है, सत्ता की अवधारणा मैक्स वेबर देता है, ठीक है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक कंपनी है। अब वो एक कंपनी क्या करती बेटा, एक कंपनी जो है पैसा लगाती, 50 रुपए का कोई सामान बनाती जिसमें लेबर चार्ज वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। अब वही 50 रुपए का सामान बना जिसमें 25 रुपए का सामान लगा हुआ है, 25 रुपए लेबर चार्ज दे दिया गया है, ठीक है। और 50 मतलब वो मार्केट में 100 रुपए का बिक रहा है। 50 रुपए का पूरा सामान बन गया जिसमें 100 रुपए का मार्केट में बेच रहा है। 50 का बना 100 का बिका, कितना लाभ हुआ, 50 रुपए का लाभ हुआ। 50 रुपए क्या मिला, अतिरिक्त मूल्य। यही 50 रुपए किसको मिल जाता है, कंपनी के मालिक को मिल जाता है, जो बिना कुछ काम किए ही, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसकी फैक्ट्री, इस वजह से वो 50 रुपए बिना कुछ काम किए पा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करके, किसान जो है या जो कर्मचारी जो फैक्ट्री में काम करता है, दिन रात मेहनत करता है और मात्र उसको कितना मिलता है, उसको मात्र 25 रुपए मिलता है। इस बात का विरोध किया किसने, कार्ल मार्क्स ने। और कार्ल मार्क्स ने इसी 50 रुपए को अतिरिक्त रुपया कहा, जो कि बिना कुछ काम किए जो पूंजीपति वर्ग है उसको रख लेता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हमारे देश का नाम भारत, भारत के किस महान सम्राट के नाम से संबंधित है, बताएं। हमारे देश का नाम भारत, भारत के किस महान सम्राट के नाम से संबंधित है, तो राजा भरत जो है, राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे ये, ठीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सम्राट दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा हुआ है, ठीक है। उन्हीं के नाम पर ये भारत पड़ा हुआ है। उसी दुष्यंत और शकुंतला किसके खान, दुष्यंत जो है राजा, ये आप देखते हैं जो महाभारत के राजा हुए हैं, क्या नाम है, शांतनु वगैरह, शांतनु, भीष्म पितामह, इनके वंशज हैं, इनके मतलब कि वंशज कह रहा हूँ, इनके पूर्वज हैं, ठीक है। वंशज वह होता है जो आने वाला होता है, पूर्वज वो जो बीत गया वो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 90 नंबर प्रश्न आप देखें दोस्तों, 90 नंबर प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में किसने बंगाल में समाज सुधार आंदोलन आरंभ किया था। 19वीं शताब्दी, 90 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, बताएंगे। प्रश्न है 19वीं शताब्दी में किसने बंगाल में समाज सुधार आंदोलन किया था। 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1800 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय 19वीं शताब्दी कहलाता है। इस दौरान आप देखते हैं राजा राम मोहन राय एकदम से चरम पर थे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया। 1829 ईस्वी में आपको पता होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के, उनसे मिल करके सती प्रथा को बैन करवाया। 1828 में इनकी एक जो है संस्था चली, क्या नाम है उसका, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कब करी थी, 1828 में करी थी। और 1 साल के बाद में ही सती प्रथा खत्म किया था। वैसे इनकी एक संस्था थी इससे पहले राजा राम मोहन राय की, 1815 में जिसकी स्थापना हुई थी उसका नाम था आत्मीय सभा। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो सती प्रथा जो है खत्म किया था किसने, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था, विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, इसीलिए इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी करी थी, क्लियर। अगला 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए प्रश्न आ चुका है, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी है, ज्योतिबा फूले ने करी है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने करी है, क्लियर। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी है 1828 में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था ब्रह्म समाज का, मूर्ति पूजा का विरोध करना, एक ईश्वरवाद का प्रचार करना कि ईश्वर एक है और कोई नहीं, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारतीय समाज के अध्ययन का जो उपागम प्राचीन धर्म ग्रंथों, सांस्कृतिक प्रतीकों और पुरातात्विक प्रमाणों पर आधारित होता है उसे क्या कहते हैं, बताएंगे। भारतीय समाज के अध्ययन का जो उपागम प्राचीन धर्म ग्रंथों, पुरातात्विक प्रमाणों पर आधारित होता है उसे क्या कहते हैं, उसको भारत विद्या उपागम या इंडोलॉजिकल अप्रोच कहा जाता है। भारतीय विद्या उपागम कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडोलॉजी का अर्थ होता है भारतीय धर्म ग्रंथों, खास करके वेदों को पढ़ा जाए, स्मृतियों को पढ़ा जाए, इसके माध्यम से भारतीय समाज को समझा जाए। डॉक्टर जीएस घुरिये इस सिद्धांत के बड़े प्रतिपादक हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मतलब इन्होंने कहा कि भाई कार्ल मार्क्स से कह देने से ये नहीं होगा कि धर्म जनता के लिए भीम है, या उनसे पहले के समाजशास्त्री जो बताते हैं उनके हिसाब से नहीं होगा। भारतीय समाज के बारे में अगर अच्छे से जानना है तो भारतीय पुराने धर्म ग्रंथों को पढ़ना होगा, ऐसे जीएस घुरिये ने कहा था। भारतीय समाजशास्त्र के जनक हैं जीएस घुरिये, तो गोविंद सदाशिवराव घुरिये, उन्होंने कहा कि पहले हम
भारतीय विद्या उपागम की बात करें, यानी कि हम भारतीय धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तब हम भारतीय समाज को समझ पाएंगे, प्राचीन समाजों को। 93 नंबर क्वेश्चन से, द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम पुस्तक किसने लिखी है? द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम, 93 नंबर प्रश्न, बताएंगे। द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम पुस्तक किसने लिखी बेटा? इस पुस्तक को लिखा है नर्मदेश्वर ने। किसने लिखा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। नर्मदेश्वर प्रसाद ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बड़ी फेमस पुस्तक, परीक्षा में आता रहता है। जाति व्यवस्था की रूढ़ियों और उसके पीछे के जो मिथक हैं उसका सोशोलॉजिकल एनालिसिस यानी समाजशास्त्रीय विश्लेषण इस पुस्तक के माध्यम से किया गया है। कास्ट सिस्टम का किसने किया है? नर्मदेश्वर साहब ने किया है। इरावती करबे महिला समाजशास्त्री, ध्यान रखेंगे, श्रीमती इरावती करबे, ठीक है। इन्होंने काम किया हो किस पर? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पुस्तक नाम की इरावती करबे की है। नातेदारी, किनशिप माने नातेदारी, नातेदारी पर बड़ा काम किया इरावती करबे ने। 94 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का उपयोग समाज और सावयव की सदृशता को स्पष्ट करने के लिए किया? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का उपयोग समाज और सावयव की सदृशता को स्पष्ट करने के लिए किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। सावयव क्या है? यानी समाज और मनुष्य का शरीर दोनों एक जैसे हैं, ऐसा बताया था। नहीं, समाज की तुलना एक जीवित शरीर से की थी किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। जैसे शरीर के अंग मिलकर के शरीर को चलाते हैं, ऐसे ही समाज की संस्थाएं मिलकर के समाज को चलाती हैं। ये बात हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की वर्तमान संख्या बताएं। वर्तमान संस्था है। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की वर्तमान संख्या, मतलब संस्था नहीं, संख्या है। देखिए इसमें द प्रेजेंट नंबर ऑफ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर क्या? 22, यानी 22 भाषाओं को आठवीं संविधान की, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान में 12 मतलब कि 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। पहले भाषा थी 14, लेकिन बाद में और तमाम भाषाओं को जोड़ा गया है, ठीक है। इसलिए 22 भाषा को मिलाकर के अब वर्तमान में है। 96 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स इन इंडिया इस पुस्तक को लिखा किसने लिखा, बताएंगे। रजनी कोठारी की पुस्तक है ये। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रजनी कोठारी भारत के सुप्रसिद्ध राजनीति शास्त्री थे। उन्होंने इस पुस्तक में भारत की राजनीति और जाति के संबंधों का एक गहरा विश्लेषण किया हुआ है। पॉलिटिक्स इन इंडिया में, क्योंकि जाति की राजनीति जो होती है भारत में खूब ज़्यादा होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दी? चार्ल्स कूले ने दी, ये बात ध्यान रखेंगे। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? एम एन श्रीनिवास ने दी है। प्रभु जात की अवधारणा एम एन श्रीनिवास ने दी है, ठीक है। और इसके अलावा किसने संस्कृतिकरण की अवधारणा हो गई, आधुनिकीकरण की अवधारणा एम एन श्रीनिवास ने दी है। ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक किसकी है? कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे। 97 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका बेटा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा जातिवाद का दुष्परिणाम है, बताएंगे। 97 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 97 नंबर का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 97 नंबर 97। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा जातिवाद का दुष्परिणाम है? देखिए जातिवाद का दुष्परिणाम, धार्मिक उन्माद जातिवाद का दुष्परिणाम है, नहीं। चक्रीय परिवर्तन, नहीं। गतिशीलता में वृद्धि, नहीं। सामाजिक पृथक्करण, देखें जाति व्यवस्था का दुष्परिणाम यह है कि समाज जो होगा बढ़ जाएगा, सोशल सेपरेशन हो जाएगा। जैसे जातिवाद समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है, जिससे अलग अलग समूहों की में दूरी बढ़ जाती है, एकता खत्म हो जाती है, देश की एकता को खतरा उत्पन्न होता है। जैसे कि यूजीसी के कानून ने जातियों में बहुत ज़्यादा दरार डाल दिया, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जो है माहौल बिगड़ गया था। और सोशल मीडिया आजकल इतना ज़्यादा बेकार चीज़ हो चुकी है, आप देखें सोशल मीडिया के माध्यम से लोग, फेसबुक उसके माध्यम से लोग ऐसी ऐसी वीडियो बना देते हैं कि लोग आपस में ही लड़ जाते हैं, ठीक है। एक जाति वो दूसरी जाति को जो है बोलेंगे तो उनकी जाति के लोग उनको लाइक कमेंट कर देंगे, बस उन्हीं में फूल लोढ़ा हो जाते हैं वो, ठीक है। लगता है कि यही जो है सरताज है। जब पुलिस 4 डंडा मारती है और पकड़ के बंद कर देती है, तब इनका जो है जातिवाद जो है इनके जो है खत्म हो जाता है, क्लियर। लेकिन वैसे खूब जातिवाद करेंगे, खूब नारा बुलंद करेंगे, ऐसा यह कर लेंगे वह कर लेंगे बिना मतलब के, ठीक है। ऐसे लोगों को, जातिवादी संगठनों को सबको बंद कर देना चाहिए, कोई जाति का मतलब ही नहीं रखना चाहिए, ठीक है। मारपीट, बहुत जातिवादी जो संगठन है अपने आप में काम करते हैं और ये उकसाते हैं जो बेचारे गांव वगैरह में जाति बढ़िया बढ़िया सब जाति हैं, सब एक दूसरे से के यहाँ पर मिलजुल के खाते पीते हैं, उनको विनष्ट करते हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। 98 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। वर्तमान प्रश्न आपका आ चुका, वर्तमान दशाओं में जातिवाद में होने वाली वृद्धि का मुख्य आधार क्या है? 98 नंबर। वर्तमान दशाओं में जातिवाद में होने वाली वृद्धि का मुख्य आधार है राजनीतिक आधार, पॉलिटिकल, ए ऑप्शन। आजकल वोट बैंक की राजनीति की वजह से जातियों का राजनीतिकरण हो गया है, जिससे
जातिवाद और अधिक मजबूत हो गया। ये जो राजनीति के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सब जातिवाद को और बढ़ावा देती, चिंगारी फूँकती हैं, ठीक है? ऐसे संगठनों को फंडिंग कर देती हैं, जिससे ये लोग जो है और आग उगलते रहें, ठीक है? ये सब चीज़ें होती हैं। 99 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक आ चुकी है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? अभी कमेंट करके किसने बताया था? देखें, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन इस पुस्तक को लिखा है प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने, ठीक है? योगेंद्र सिंह की पुस्तक है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने बताया कि कैसे भारतीय परंपराएं आधुनिकता के साथ बदल रही हैं और उसमें बदलाव कैसे आ रहा है, इस चीज़ को योगेंद्र सिंह ने बताया। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इनमें से बताएं। वर्ग संघर्ष की विचारधारा दुर्खीम ने दी है, बिल्कुल गलत बात है, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। सामाजिक समय की अवधारणा काम्टे ने दी है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है? ये भी गलत बात है। जेमेन साइप्ट की अवधारणा मर्टन ने दी, बिल्कुल गलत है। अच्छा, वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी है? इसको किसने दी है? यानी कि कार्ल मार्क्स ने दी है, ठीक है? कार्ल मार्क्स ने दी है वर्ग संघर्ष की विचारधारा, ठीक है? सामाजिक समय की अवधारणा यानी कि सोशल सॉलिडेरिटी की अवधारणा किसने दी है? इमाइल दुर्खीम यानी कि दुर्खीम ने दी है, दुर्खीम ने दी है। जेमाइन साफ्ट की अवधारणा किसने दी है? जेमाइन साफ्ट या गेमाइन साफ्ट। गेमाइन साफ्ट की अवधारणा टानीज नाम के एक विद्वान है, टानीज, ठीक है? टॉनीज ने दी है, मार्टन ने नहीं, ठीक है? टॉनीज ने दी है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन और तैयार हो गए। सामाजिक समय की अवधारणा दुर्खीम ने दी है। वर्ग संघर्ष की विचारधारा कार्ल मार्क्स ने दी है, ठीक है? जेमाइन साफ्ट की अवधारणा किसने दी है? जेमाइन साफ्ट या गेमाइन साफ्ट की अवधारणा किसने दी है? तो टॉनीज ने दी है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपने तमाम सारे प्रश्नों को समझ लिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी गलत है, यानी उपरोक्त सभी सुमेलित नहीं है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे ये आंसर की इसकी लगी हुई आंसर की भी आपको मिल जाएगा, तो ये आंसर की आपको मिल जाएगी, ठीक है? आराम से इसके आंसर की देख लीजिएगा। 17, 18, 19 और 20 ये 4 क्वेश्चंस आपके नहीं मिले हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं। ये सब ध्यान ध्यान दीजिएगा। को करिकुलर मास्टर हमारा दूसरा चैनल है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर को करिकुलर की परीक्षाओं की बहुत ही बेहतर ढंग से तैयारी हो रही है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है इन सभी सब्जेक्ट का, तो पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए 100 रुपये फीस लगता है। 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर के नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस आपके लिए रखी गई है। इसी 100 रुपये फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई। मात्र 100 रुपये फीस में क्या क्या मिलेगा आपको? लाइव क्लास की लिंक मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगा। इसके आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने, ये बात ध्यान रखेंगे। 100 रुपये फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है? जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री सभी का सभी विश्वविद्यालयों के लिए यही सिलेबस है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप डीडीयू से हैं, चाहे आप छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय से हैं, चाहे आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से हैं, चाहे आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय से हैं, चाहे आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं, राम मनोहर लोहिया से हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल से हैं, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर से हैं, ठीक है? इसके अलावा आपका जो है सीसीएससी हो गया, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे पेरू बरेली रोहिलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, ठीक है? लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रजू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, या आप कोई भी विश्वविद्यालय से हैं, महाराजा सुहेलदेव देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जिनका पेपर ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, सभी के लिए पूरा तैयारी है, पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, जिनको पढ़ करके आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लिखित वाला भी मॉडल पेपर मैंने दे दिया है, उसको भी देख लीजिएगा, इसी चैनल पर शुक्ला डिबन पड़ा हुआ है। बाकी को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी के लिए को करिकुलर वाले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारे लेक्चर आपको को करिकुलर के मिल जाएंगे, और भी इन सभी यानी कि सोशियोलॉजी का भी मिल जाएगा आपको लेक्चर वहाँ पर, ठीक है? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और 2-3 बार देख लीजिएगा।